नमस्ते बच्चों। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो बेटा ये क्लास आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। और गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि आप कोई सी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक अच्छी तरह से समझो। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना तो आपको प्रश्नावली के सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो आप बेसिक वाली क्लास को तो पूरी देखा करो, एक बार समझ में नहीं आई तो 2 बार देखा करो, ठीक है। क्योंकि वीडियो जैसे अपलोड होगा उसके बाद आप इसे कभी भी देख सकते हो। तो अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूँ, है ना, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करो आप लोग। और शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और शिक्षा बेटा इससे आपकी परिवार की गरीबी दूर हो सकती है, अज्ञानता दूर हो सकती है, हर चीज़ शिक्षा से दूर की जा सकती है। तो आप पढ़ाई में बिल्कुल भी आलस न करें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका निष्कर्ष जरूर निकल जाता है। और दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आ सकती। बड़े से बड़ा काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण क्या है, नाम से द्वि मतलब दो, घात तो जानते ही हो, और समीकरण देखो ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। चर मतलब अंग्रेजी वाले जो अक्षर है उन्हें चर कहते हैं और गणित वाले नंबर को अचर कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात अगर 2 हो तो उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। कैसे देखो, आपने प्रश्नावली 2 में पढ़ा था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर मैंने ये लिखा तो ये तो है द्विघात बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर मैं बराबर में क्या लगा दूं, 0 या कुछ भी संख्या लिख दूं तो वो बढ़ जाएगा आपके द्विघात समीकरण। देखो चर की अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वो क्या होता है, समीकरण होता है। क्या होता है बेटा, समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर मैं बीच में मतलब यहाँ से बराबर 0 को हटा दूं तो ये द्विघात बहुपद है, और 0 लगा दे बराबर में तो ये क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। अब बेटा द्विघात समीकरण को हम लिख कैसे सकते हैं, जैसे द्विघात बहुपद को हमने लिखा था, कैसे लिखा था, देखो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये लिखूं तो ये है द्विघात बहुपद, ठीक है। और बराबर में अगर 0 लगा दे तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। जिन्होंने प्रश्नावली 2 अच्छी तरह से पढ़ी है ना उनको इस प्रश्नावली को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आधे सवाल तो प्रश्नावली 2 के जैसे ये इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा समीकरण जिसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और a b व c वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याएं हो, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। ए का मान कभी 0 नहीं आएगा, बी 0 आ सकता है, सी 0 आ सकता है, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप द्विघात समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। देखो यहाँ पर सी नहीं है तो सी का मान 0 हो जाएगा, या फिर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों तरह से आप द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं। तो बेटा ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, या फिर ए एक्स ऐसा समीकरण जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के और a b और c वास्तविक संख्याएं हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण के उत्तर की बात करते हैं। देखो बहुपद के जो उत्तर थे उनको हम शून्य कहते थे। क्या कहते थे, शून्य, पढ़ा था ना हमने। बहुपद में तो उसके जो उत्तर है उन्हें क्या कहा जाता है, शून्य कहा जाता है। और द्विघात बहुपद है मतलब उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए उसके शून्यंक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब यहाँ देखो जो द्विघात समीकरण है इसके उत्तर को बेटा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं।
द्विघात समीकरण के जो हल है उनको क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। ठीक है, और देखो अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब इसके जो मूल हैं वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब x का जब आप उत्तर निकालोगे तो x के कितने उत्तर आएंगे, 2 उत्तर आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में जिसे लिखा जाए, जहां a बराबर 0 नहीं हो और a b c वास्तविक संख्याएं हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, और द्विघात समीकरण के जो उत्तर है उन्हें क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। इसके अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसके मूलों की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं द्विघात समीकरण को कौन कौन सी विधियों के द्वारा हल किया जा सकता है। तो बेटा द्विघात समीकरण को हल करने की जो पहली विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि वही है जो हमने प्रश्नावली 2 में करी थी, बहुपद को हल किया था ना, तो वह गुणनखंड विधि वही विधि है। मतलब गुणनखंड विधि में जैसे मान लो ये समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आपको इस विधि में क्या करना है, जो बीच की संख्या है उसके 2 गुणनखंड करने हैं। कितने गुणनखंड करने हैं, 2, यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो यही संख्या है बीच की, और इन दोनों गुणनखंडों को जब आप गुणा करते हो तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। बताया था ना मैंने, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है, बीच की संख्या के 2 गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच की संख्या आए और गुणा करने पर पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। तो ये विधि है आपके गुणनखंड विधि, बहुत ही आसान है। जब हम प्रश्नावली में सवाल करेंगे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी विधि है बेटा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप इसे हल कर सकते हो, लेकिन ये जो पूर्ण वर्ग विधि है वो आपके इस वर्ष सिलेबस में हटा दी गई है, तो ये आपको नहीं पढ़नी है। पूर्ण वर्ग विधि को सिलेबस से हटा दिया गया है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ लो, आपको क्या करना है, पहले पूर्ण वर्ग बनाना है फिर सवाल को हल करना है। पूर्ण वर्ग कैसे, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b², ये है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले आपको जो भी बहुपद है उसको पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद उसे हल करना है। लेकिन इसे हमें नहीं पढ़ेंगे इस साल, अगले साल आपको इसे पढ़ना है। अगले साल पता नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन इस साल नहीं पढ़ना है, कहने का मतलब ये। तीसरी विधि है बेटा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र। अगर सवाल देखो गुणनखंड विधि से भी नहीं होता, पूर्ण वर्ग विधि से भी नहीं होता, तो फिर वो सवाल कौन सी विधि से हल कर लिया जाएगा, श्रीधर आचार्य विधि से या श्रीधर आचार्य सूत्र से उसको हल कर लिया जाएगा। तो देखो इस द्विघात एक सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है। सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a। इस सूत्र में abc का मान यहाँ से निकालो, abc का मान इसमें रखोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र होता है आपके द्विघाती सूत्र। बेटा द्विघाती सूत्र को आप एक और तरीके से बता सकते हो, एक और तरीके से लिख सकते हो। इसके लिए पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा d, जिसे बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर। विविक्तर बोलते हैं d को। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो पहले d ज्ञात करोगे। अब देखो द्विघाती सूत्र क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर बटा 2a। पहले आप d ज्ञात कर लो, फिर ये द्विघाती सूत्र लगाओ। देखो सिंपल ही है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान d है, इसलिए b² माइनस 4ac की जगह क्या लिख दिया मैंने, d लिख दिया। बाकी सूत्र वही है, सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये सूत्र भी लगाओगे तो भी उत्तर सही आएगा, और ये सूत्र लगाओगे तो भी उत्तर सही आएगा। तो ये 3 विधियों से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा बेटा आपको बीजगणितीय जो सर्वसमीकाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या है, देखो एक तो a² माइनस b², इसको आप लिख सकते हो एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में हो तो आप क्या लिखोगे, a² माइनस b²। दूसरी सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खोलोगे तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तीसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क चिन्ह का है।
तो सूत्र सेम रहेगा, बस यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बाकी दोनों का सूत्र आपके सेम रहेगा। ठीक है, तीसरी सर्वसमीकरण लिखूं मैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको खोलोगे तो खुलेगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगी। अगर किसी प्रकार का डाउट आपके बन रहा है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, और बेटा कमेंट में लिखोगे तभी काम चलेगा भाई, ठीक है ना, वरना ऐसे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है या समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, एक सूत्र और लिखता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको खोलोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, माइनस यहाँ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो बेटा ये जो मैंने 5 सर्वसमीकरणें लिखाई है पहले से, बल्कि आपको याद होगी, फिर भी आपको ये याद करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ाया मैंने, ऐसा समीकरण जिसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और a b c वास्तविक संख्याएं हो, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो उत्तर है उसे मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल। अब मूल कितनी विधियों के द्वारा निकाला जा सकता है, 3, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र के द्वारा। गुणनखंड विधि आपके कोर्स में इस बार नहीं है, यह हटा दी गई है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र को आप 2 तरह से लिख सकते हो, एक तो इस तरह से और एक उस तरह से। ठीक है, इसके अलावा ये बीजगणितीय सर्वसमीकरण आपको लिखनी है। पहले आप यहाँ तक उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, यदि आपको द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हो और आपको उससे द्विघात समीकरण बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे आपसे कह दिया कि एक द्विघात समीकरण के जो मूल है, एक तो है एल्फा और एक है बीटा, 2 मूल होंगे उसके। तो एक मूल को मैंने एल्फा मान लिया और एक मूल को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब इसे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसे अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो उसके लिए सूत्र होता है। उसके लिए सूत्र क्या है, सूत्र है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और एल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है आपके। देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। जैसे मैं बताता हूँ, एक द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यक हैं वो 4 और 1 है। 4 और कितना है, 1, मतलब एल्फा तो है 4 और बीटा कितना है, 1। अब आपसे कहा कि इसे द्विघात समीकरण बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा है आपके पास 4 और बीटा है 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा है 4 और बीटा है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 1 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x प्लस 4 एकम 4 और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। तो ये आपके क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो बेटा अगर आपको द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हो, उत्तर दे रखे हो और उत्तर से आपको प्रश्न बनाना हो, सवाल बनाना हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इसे आप द्विघात क्या बना सकते हो, समीकरण बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आगे आपको इसमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मतलब जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं ना, उनकी प्रकृति कैसे निकाली जाती है, किस किस तरह से उत्तर आ सकते हैं। जैसे हमने ग्राफ में बताया था आपको कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है, समपाती हो सकती है, समांतर हो सकती है, संगतल असंगतल। उसी प्रकार से जो द्विघात समीकरण है उसके उत्तर भी 3 तरह के आ सकते हैं। कितनी तरह के, और बेटा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा विविक्तर, और विविक्तर को हम लिखते हैं डी से। कैसे लिखते हैं, डी से। अब बताओ डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी का मान हम समीकरण से ले लेंगे। समीकरण क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से ए का मान, यहाँ से बी का मान और यहाँ से सी का मान ले लेंगे और विविक्तर ज्ञात करेंगे। अब बेटा ये जो डी का मान है, विविक्तर का मान, ये आपके 3 तरह का हो सकता है।
कितनी तरह का? 3 तरह का। हो सकता है डी का मान आपके माइनस में आ जाए, माइनस का मतलब डी छोटा हो जाए 0 से, 0 से छोटा जो नंबर होगा वो माइनस में होगा। अगर डी का मान छोटा हो माइनस में, मतलब डी का मान किससे छोटा हो? 0 से, मतलब डी का मान माइनस में आ जाए। आपने सवाल को हल किया और हल करने पर एबीसी का मान रखा, डी का मान माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो आपके मूल जो होंगे वो होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक या अवास्तविक। अवास्तविक या तो होंगे काल्पनिक या कैसे होंगे? अवास्तविक। मतलब इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं आएगा इस प्रकार के समीकरण का, तो इसे हम कहेंगे मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए डी का मान बराबर आ गया 0 के, आपने एबीसी का मान रखा, हल किया और डी का उत्तर क्या आ गया? 0 आ गया। इस कंडीशन में बेटा मूल आपके वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। वास्तविक का मतलब उत्तर आएंगे, और उत्तर कितने आएंगे? 2 आएंगे, और वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान, समान का मतलब है कि यहाँ पर x के 2 उत्तर आएंगे और दोनों उत्तर बराबर आएंगे। कब आएंगे? जब d का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, जैसे हमने सवाल को हल किया और x का मान 2 आ गया, तो दूसरा x का मान भी कितना आएगा? 2 आएगा। कब आएगा? जब d बराबर किसके हो? 0 के। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में d बड़ा हो 0 से, d का मान प्लस में आ जाए, d का मान किस में आ जाए? प्लस में, 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होंगे? मूल आपके वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक, मतलब उत्तर आएंगे, वह उत्तर 2 आएंगे और दोनों उत्तर कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे भाई? भिन्न भिन्न होंगे। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मूलों की प्रकृति को हम 3 तरह से बता सकते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी आपके कितनी तरह के आ सकता है? 3 तरह का। डी माइनस में आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे। मतलब इस प्रकार के द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर डी 0 के बराबर आ जाए तब मूल वास्तविक व समान होंगे, मतलब इस प्रकार के समीकरण के 2 हल होंगे और दोनों ही उत्तर बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन में डी बड़ा हो 0 से, तो मूल आपके वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, उत्तर 2 आएंगे और दोनों उत्तर कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे उतार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई? तो इस तरह से तो आप उत्तर से प्रश्न बना सकते हो, मतलब मूलों से आप द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हो और इसे ज्ञात करोगे मूलों की प्रकृति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक सवाल दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा द्विघात समीकरण के बारे में। देखो बेटा, ध्यान से समझना है, ध्यान लगाओगे तो सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी डिटेल में। अब देखो कोई सा भी सवाल ले लेते हैं। देखो पहला ले लिया मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये है आपके 2 कोष्टक x माइनस 3। ठीक है, हमसे ये कहा है कि निम्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करनी है कि ये जो दे रखा है वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पहले हल करना पड़ेगा। हल करने पर अगर चर की अधिकतम घात 2 आई तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब सूत्र लगेगा जो मैंने अभी लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a का जो मान है वो x है और b का मान 1 है, मतलब जहां जहां भी a लिखा है वहां तो x लिखो, जहां जहां भी b लिखा है वहां 1 लिखो, खुल जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब x इंटू b का मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, खोल दिया। अब बराबर ये देखो, कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या हो तो उसे अंदर गुणा कर दिया जाता है। तो गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 3 आ गया आपके 6। हल करो, x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से और 1 से गुणा करेंगे तो 2x, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों का भी इधर पक्षांतरण कर लो।
माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर में 0। देखो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, अब हल करेंगे। एक्स स्क्वायर अकेला ही है तो एक्स स्क्वायर, 2x प्लस का 2x माइनस का खत्म, 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर में क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है, 2 आ गई घात अधिकतम, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। क्या है बेटा, ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल आपके पूछे जाएंगे जिसमें आपको बताना होगा कि यह द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उसको हल करते हैं, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो गुणनखंड विधि से तो आपको अच्छी तरह से आता ही होगा। ठीक है, मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ। जैसे गुणनखंड विधि बताता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि तो आएगी नहीं आपके। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने मतलब हल करना है। अब मूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि बता रहा हूँ भाई, गुणनखंड। फिर हम जब सवाल करेंगे ना गुणनखंड विधि, अब जब सवाल करेंगे तब आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि में क्या करना है, सबसे पहले रफ में पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है। पहली संख्या क्या है एक्स स्क्वायर, तीसरी संख्या क्या है 180, गुणा करो क्या आया माइनस 180 एक्स स्क्वायर आ गया। अब बेटा बीच की संख्या है माइनस 8x, माइनस का 8x। अब इस 8x के 2 टुकड़े करने हैं भाई। कितने टुकड़े करने हैं 2। अब टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो 8x आए और गुणा करने पर 180 एक्स स्क्वायर आए। तो बताओ क्या टुकड़े हो सकते हैं। तो इसके टुकड़े हो सकते हैं माइनस का 18x और प्लस का 10x। देखो 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, 18 को 10 से गुणा करोगे तो 180 आएगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, आपको टुकड़े करने में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी तरीका आपको बताया जाएगा, आप इसकी बिल्कुल चिंता न करें। अब ये मैंने माइनस का, ये प्लस का इस वजह से लिया क्योंकि देखो इसमें समीकरण में लास्ट में चिन्ह माइनस का है। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का हो तो एक टुकड़ा होता है प्लस का और एक टुकड़ा होता है माइनस का, और अगर यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो दोनों टुकड़े होते या तो प्लस के या दोनों होते माइनस के। अब देखो आगे माइनस का है इसलिए बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसका एक टुकड़ा तो 18x और एक टुकड़ा हो गया 10x, और माइनस का 180 बराबर में 0। अब क्या करने हैं 2 2 के जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है, x कॉमन आ जाएगा, x का भाग यहाँ 2 x का भाग यहाँ 2 18। अब देखो 10 कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है 10 का भाग यहाँ 2 x माइनस 10 का भाग यहाँ 18 बार बराबर में 0। आपके ये दोनों कोष्टक समान आने चाहिए। अगर ये दोनों कोष्टक समान आ जाएंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो ये दोनों में से एक कोष्टक लेंगे x माइनस 18 और एक संख्या ये बार वाली लेते हैं x प्लस 10 और बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखना है, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखो मान x का ज्ञात करना है तो 18 का क्या करो पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। तो देखो x 2 उत्तर आ गए, मतलब कितने मूल आ गए 2। पहला मूल एल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। अब इन मूलों से अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो बेसिक मैंने पढ़ाया आज अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हम सोमवार से प्रश्नावली 4.1 के सवाल हल करेंगे। अगर मुझे कल भी टाइम मिलेगा तो कल भी आपकी क्लास लाइव रहेगी, और उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।